जियावे को किडनैप करने वाले और कोई नहीं उसके पेरेंट्स हैं। वो उसे बांधकर उसकी बॉडी पर बॉम्ब फिक्स कर देते हैं। डैड कहते हैं कि गूंगी लड़की, तुमने मुझे और अपनी मॉम को धोखा दिया। 3 करोड़ में मैंने तुम्हें म्यांमार भेज दिया था। सोचा था कि उस जहन्नुम से तुम कभी वापस नहीं आओगी, लेकिन तुमने तो चुपके से अमीर लड़के से शादी कर ली और रिच लेडी बन गई। अब जल्दी बता फू यांग का नंबर क्या है। वो उसे मारने लगते हैं तो जियावे सोचती है कि फू यांग मुझे बचाने नहीं आएगा। उसने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि फू खानदान की इज्जत बनी रहे। तभी डैड फू यांग को कॉल करके कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ अब मेरे कब्जे में है। आधे घंटे के अंदर 30 मिलियन लेकर आओ, वरना तुम्हारी इकलौती वाइफ को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। फिर वो जियावे के पास फोन रख उसे रोने का कहते हैं ताकि उसकी रोने की आवाज सुन फू यांग भागा चला आए। जियावे कुछ नहीं कहती तो मॉम उसे हर्ट करती है तो जियावे दर्द से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुन फू यांग अपसेट हो जाता है। जियावे सोचती है कि कोई फायदा नहीं, फू यांग बहुत पहले ही मेरी आवाज भूल चुका है। डैड और मॉम फू यांग का इंतजार कर रहे होते हैं। डैड कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि ये औरत पैसों की मशीन निकलेगी। मेरी सारी मेहनत रंग लाई। जितने पैसे मैंने इस पर लगाए थे आज उससे ज्यादा वसूल करूंगा। जियावे शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या कहा आपने। मॉम कहती है कि सुना नहीं, तुम सॉन्ग फैमिली का खून नहीं हो। जियावे पूछती है तुम लोग मेरे रियल माँ बाप नहीं हो तो फिर मेरे रियल पेरेंट्स कहाँ हैं। मॉम कहती है कि इतने सालों से उन्होंने तुम्हें ढूंढा नहीं, इसका मतलब वो तुम्हें चाहते ही नहीं। तो जियावे कहती है कि ये नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं जो अपने बच्चों को छोड़ दे। मेरे रियल माँ बाप कभी तुम लोग की तरह नहीं होंगे। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा, वो हमारे जैसे नहीं होंगे क्योंकि वो तो कब का मर चुके हैं। ये सुन जियावे टूट सी जाती है क्योंकि इस दुनिया में अब उसका कोई नहीं। फू फैमिली तो पहले से ही इसे नहीं चाहती और इसे ये भी लगता है कि फू यांग इससे प्यार नहीं करता, जस्ट फैमिली की इज्जत बचाने के लिए शादी बनाए रखी। ये जिए या मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहती है कि इस दुनिया में मुझे किस चीज़ का इंतज़ार है, अब मेरा यहाँ कोई नहीं। तभी वहाँ फू यांग जियावे को बचाने आता है। उसे देख जियावे शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इसे लगा कि वो उसे बचाने नहीं आएगा। फू यांग उसके पास जाने लगता है तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि वहीं रुको वरना मैं बटन दबा दूंगा और ब्लास्ट हो जाएगा। फू यांग घबरा जाता है, कहता है कि पहले थोड़ी शांत हो जाओ और इसे छोड़ो। तभी जियावे मौका देख मिस्टर सॉन्ग को सर दे मारती है जिससे वो घिर जाते हैं। फू यांग भी फौरन से जियावे के पास आता है और मिसेस सॉन्ग को दूर करके जियावे के हाथ खोने लगता है। तो ये देख मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि वैसे भी मैं अपना कर्ज चुका नहीं सकता तो चलो साथ में मर जाते हैं। ये बोलकर वो बटन दबा देते हैं। जैसे ही रिमोट का बटन प्रेस होता है टाइमर चलना शुरू हो जाता है। टिक टिक की आवाज हर सेकंड के साथ ज्यादा तेज होती जा रही है। जियावे कह रही है कि फू यांग अब देर हो गई है, बॉम्ब फटने वाला है। टाइमर के आवाज के बीच दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे होते हैं। फू यांग के पास मौका है भागने का, लेकिन वो जियावे को छोड़कर नहीं जाता, उसके साथ ही मरने को तैयार है। वो मरने से पहले उसके क्लोज जाता है और फिर ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। दोनों मर के भी जिंदा हो गए, मतलब कि रीब्रॉर्न। लेकिन एक और ट्विस्ट भी है जो आगे पता चलेगा। फू यांग की मॉम और उसकी सिस्टर सुशी उसे नींद में देख डिवोर्स पेपर पर फिंगरप्रिंट ले रहे होते हैं। तभी जियावे की आंख खुलती है। वो पूछती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। अपनी आवाज़ सुन वो शॉक्ड होकर उठ जाती है क्योंकि बॉडी तो जियावे की है लेकिन ये है फू यांग। रीब्रॉर्न के साथ साथ इनका सोल एक्सचेंज हुआ है। फू यांग सोचता है कि ये क्या हो गया, मैं सॉन्ग जियावे कैसे बन गया। उसे बोलता देख फू यांग की मॉम कहती है कि तुम बोल सकती हो। तभी ड्रेसिंग रूम से कुछ टूटने की आवाज़ आती है जहां हम जियावे को देखते हैं जिसकी सोल फू यांग की बॉडी में होती है। वो डर डर के खुद को मिरर में देख सोचती है कि मरने के बाद मैं फू जिंगयांग बन गई, चलो ठीक है, लेकिन ये क्या, मुझे अब भी वही पुरानी बीमारी है। जब भी नर्वस होती हूँ तो बोल नहीं पाती। असिस्टेंट भी वहीं खड़ा है, कहता है कि फू बॉस फॉरेन कंट्री वाले अब भी आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अब ये फू यांग होगा तभी तो कुछ बोलेगा ना। ये कंफ्यूज्ड अब इसे क्या बोलना है। ये इशारों से कहने लगती है कि जियांग यी, मैं वाकई में नहीं समझ पा रही आप क्या कह रहे हो। तभी फू यांग आता है और असिस्टेंट को बाहर जाने का कहता है। अपनी बॉडी को ठीक अपने सामने देख जियावे सोचती है कि ये सब क्या है,
क्या वो मेरी रूह है? काश ये सब एक सपना हो। ये अब भी यकीन नहीं कर पा रही कि इनका सोल एक्सचेंज हो गया। लेकिन फू यांग को यकीन हो जाता है। वो जियावे को देख सोचता है कि अब जबकि हमारा सोल एक्सचेंज हो गया है तो डिवोर्स का फैसला उसका नहीं मेरा होगा। मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। और फिर उससे कहता है कि सॉन्ग जियावे तुम जिंदा हो। ये सुन जियावे को भी थोड़ा बहुत यकीन होने लगता है। सोचती है तो मतलब मैं मरी नहीं, बस उसके साथ सोल एक्सचेंज हो गया है। तभी वहाँ सुशी आती है। वो जियावे को पुश करके कहती है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने वो धमाका ना किया होता तो मेरे भाई की हालत आज ऐसी ना होती। फू यांग कहता है कि सुशी चुप हो जाओ, तुम पहले बाहर जाओ, मुझे इससे बात करनी है। सुशी कहती है कि तुम मेरे भाई से क्या बात करना चाहती हो? जरूर पैसे मांगने आई होगी। मैं तुम्हें बता दूं, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। फू यांग कहता है कि ये क्या तरीका है मुझसे अपने भाभी से बात करने का? सुशी कहती है कि मैं हमेशा से ऐसे ही बात करती हूँ। ये सुन फू यांग शॉक्ड होता है। अब इसे पता चला कि जियावे क्या कुछ फेस करी थी। सुशी उसे डिवोर्स एग्रीमेंट पेपर देकर कह रही है कि बकवास बंद करो, जल्दी से साइन करो। फू यांग डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर जियावे को देखने लगता है। सुशी कहती है कि और हाँ, ये लो 10 मिलियन रुपीस, ये घर जो फू खानदान के करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और ये गाड़ी जो मेरा भाई चला चला के बोर हो गया, ये सब अब तुम्हारा है। आज के बाद तुम्हारा फू फैमिली से कोई लेना देना नहीं। अब ये जियावे तो नहीं जो इसके डर से ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी। फू यांग किसी भी हाल में जियावे को खुद से दूर होने नहीं देगा। ये डिवोर्स पेपर फाड़ देता है। ये देख सुशी के साथ साथ जियावे भी शॉक्ड होती है। फू यांग कहता है कि मुझे तुम्हारे फू खानदान का एक पैसा भी नहीं चाहिए। जियावे सोचती है कि क्या 10 मिलियन, घर, लग्जरी कार इसने ठुकरा दिया? ये सब तो मुझे चाहिए था। सुशी कहती है कि भाई देखा आपने, वो तो कब से ये चाहती है कि आप मर जाओ ताकि आपकी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए। ये सुन जियावे इशारों में बताने लगती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे तो सिर्फ पैसों की फिक्र थी। मैं फू जिंगयांग की जान लेना कभी नहीं चाहती थी। तभी वहाँ फू यांग की मॉम आती है। वो अपने बेटे के पास जाने लगती है। अब ये इसका बेटा हो तब ना। जियावे इससे दूर होने लगती है। मॉम कहने लगती है कि बेटा, मैंने सुना तुम बोल नहीं पा रहे, क्या मजाक है? तुम माँ को डरा रहे हो। जियावे इशारों में बताने लगती है कि आंटी, मैं फू जिंगयांग नहीं हूँ, आप प्लीज गलत मत समझें। फू जिंगयांग बिल्कुल ठीक है। मॉम उसकी बात समझ नहीं पा रही। सुशी कहने लगती है कि मॉम, सब इस बुरी औरत की गलती है। तभी फू यांग कहता है कि मुझे साइन लैंग्वेज आती है। वो कह रहा है कि आप सब पहले बाहर चले जाओ। मॉम कहती है ठीक है, जो भी चाहिए होगा जिंगयांग से कह देना। ये बोलकर वो अपनी बेटी को जबरदस्ती ले गई। दोनों हुए अकेले। फू यांग जियावे के पास जाकर कहता है कि आज से लेकर जब तक हम वापस अपनी बॉडी में नहीं लौट जाते तब तक तुम डिवोर्स पेपर पर साइन मत करना प्लीज। ये बोलकर वो हाथ आगे बढ़ाता है जिससे उसके हाथ में बना जेके टैटू नजर आता है। तो जियावे फौरन से उसे छुपाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि ये नहीं चाहती कि फू यांग देखे। कहती है कि मैं बस ये सोच रही हूँ कि अगर हम अपनी बॉडी को टच करें तो शायद हम वापस अपनी जगह आ सकें, और स्लीव नीचे करके टैटू को छुपाती है। लेकिन क्या फायदा, फू यांग ने देख लिया। कहता है कि तुम्हारे दिल में जो कोई भी हो, लेकिन शादी के दौरान तुम्हें अपने लिमिट्स क्रॉस नहीं करने चाहिए। अब अच्छे से रेस्ट करो। ये बोलकर वो जाने लगा। जियावे सोचती है कि क्या वो गुस्सा हो गया, लेकिन मेरी बॉडी पर अब भी JY के काफी टैटूज हैं, अब मैं क्या करूं? इसने फू यांग को पीछे से हक करके रोक लिया। बोलने लगी कि तुम मेरी बॉडी को ऐसे नहीं देख सकते। फू यांग पूछता है तो फिर मैं कैसे नहाऊंगा? जियावे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये बोलकर वो उसे ले जाने लगी। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।